So, starting with today's Aeon article, the gender of dementia. Are women really at a greater risk from dementia? Until we reckon with social roles and inequalities, it's impossible to say. Augusta Deter died on the 8 April 1906, aged 55, after spending the last years of her life in a psychiatric hospital in Frankfurt, Germany. A photo of her from 1902 after she was institutionalized shows the woman in a white gown in a messy bed with her knees drawn up to her chest. She isn't looking at the camera and looks lost and bereft. Deter was admitted to hospital because she had a paranoid suspicion that her husband was having an affair, and her memory was starting to decline. Augusta Deter, जिनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1906 में हो गई थी, 55 साल की थी वो, अपने जब उनकी जिंदगी के लास्ट ईयर्स चल रहे थे, तो वो एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में थी जर्मनी के अंदर, फ्रैंकफर्ट के अंदर. उनका एक फोटो जो कि 1902 का है, उसमें देखा गया है जब वो इंस्टीट्यूशनलाइज थी, मतलब जब वो हॉस्पिटल के अंदर थी, उस फोटो के अंदर देखा जा सकता है कि एक विमेन, एक औरत, एक वाइट कलर के गाउन में एक बहुत ही मेसी से बेड पर लेटी हुई है, जिसमें कि वो मुड़ी हुई लेटी है, मतलब उन्होंने अपने घुटनों को अपने चेस्ट के पास रखा हुआ है, विद हर नीज ड्रॉन अप टू हर चेस्ट. शी इजंट लुकिंग एट द कैमरा, वो कैमरे की तरफ देख भी नहीं रही है और बहुत ज़्यादा खोई हुई और बहुत ही सैड नजर आ रही है. Deter was admitted to hospital because she had a paranoid suspicion that her husband was having an affair. उनको हॉस्पिटल में इसलिए एडमिट किया गया था क्योंकि उनको एक शक था कि उनको एक बहुत ही बुरा शक था कि उनके हस्बैंड का कहीं और अफेयर चल रहा है. एंड हर मेमोरी वॉज स्टार्टिंग टू डिक्लाइन, और जो उनकी मेमोरी थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी थी. During the last years of her life, Alois Alzheimer was a doctor and he took copious notes. उनकी जीवन के आखिरी समय में एलोइस अल्जाइमर उनके डॉक्टर रहे और उन्होंने उनकी बेसिस पर, उनकी मेंटल कंडीशन के बेसिस पे काफ़ी नोट्स लिए. After her death, he performed an autopsy on her brain and identified the amyloid plaques and filament tangles that define the disease from which Deter had suffered, and he gave it his name. उनकी मृत्यु के बाद, जिनकी बात चल रही, डेटर की मृत्यु के बाद जो डॉक्टर थे एलोइस अल्जाइमर, उन्होंने उनके ब्रेन पर ऑटोप्सी की और पता किया कि उनके ब्रेन में क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से उनको डिमेंशिया की बीमारी हुई थी. डिमेंशिया नहीं, एक्चुअली उनको जो भी बीमारी थी वो क्या थी. द नेम अल्जाइमर लिव्स ऑन and much is known about his life, but Deter has been reduced to a medical notes written by others, a record of her losing her words, her knowledge of herself and her ability to describe her identity. अल्जाइमर आज तक जीवित है अपने एक नाम के साथ, क्योंकि हम एक डिसीज का नाम अल्जाइमर है. जो डिसीज उस लेडी को हुई थी, अलोइस अल्जाइमर ने अपने नाम पर उस डिसीज को नाम दिया अल्जाइमर. वो डिसीज आज तक चली आ रही है, अल्जाइमर का नाम भी अब सभी जानते हैं. बट लेकिन डेटर का नाम कोई नहीं जानता, उसका नाम केवल वही जानते जो मेडिकल के नोट्स पढ़ रहे होंगे, जिसके नोट्स अल्जाइमर ने बनाए थे. Written by others, a record of her losing her words, her knowledge of herself and her ability to describe her identity. अल्जाइमर के नोट्स में लिखा हुआ था कि वो कैसे अपने शब्दों को, कि उनके पास जो वर्ड्स थे वो उनको कैसे भूल जाती थी, वो खुद को भूलने कैसे शुरू हुई और वो खुद को डिस्क्राइब करने में कैसे उनको तकलीफ हुआ करती थी. More than 100 years later, just like Alzheimer, I collect patient stories, examine people and test them to try to label and categorize. 100 से ज़्यादा सालों के बाद अब मैं भी अल्जाइमर की तरह पेशेंट्स की स्टोरीज को एग्जामाइन करती हूँ, उनको टेस्ट करती हूँ, उनको लेबल करती हूँ, उनको कैटेगराइज करती हूँ. ये हमारी ऑथर बोल रही हैं. In my role as a doctor, I try to reduce a life lived symptoms that vary between every person, a cognitive disability that will have a different impact on each individual's life, to a binary dementia or not dementia. In my role as a doctor, जो ऑथर है वो एक डॉक्टर ही है एक तरह की, तो वो बता रही हैं कि मैं अपने केस में क्या करती हूँ, मैं सिम्टम्स को डिफाइन करती हूँ कि बंदे की जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वो किस टाइप की है, और उनको कैटेगराइज करते करते एक पॉइंट पे जाती है, बाइनरी पॉइंट पे. बाइनरी क्या होता है, 0 या 1, इधर उसको बंदे को डिमेंशिया है या नहीं है. हाउ डू आई कंपेयर अ रिटायर्ड 80-year-old मेल academic
with an 80-year-old woman who had only 2 years of education because she lived through the Greek Civil War. अब ऑथर कह रही है कि मैं कैसे एक 80 साल की रिटायर्ड मेल को कंपेयर करूं एक 80 साल की महिला से. मेल जो था वो academic with an 80-year-old woman who had only 2 years of education. मतलब मेल जो था वो अकेडमिकली स्ट्रांग था, मतलब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी, जबकि जो विमेन थी उसको केवल 2 ही साल की एजुकेशन मिली और उसके बाद भी उन्होंने अपने लाइफ में ग्रीक सिविल वॉर देखा. हाउ डू आई कंपेयर अ वुमन हु डज ऑल द शॉपिंग, क्लीनिंग एंड कुकिंग इन हर हाउस होल्ड विद द मैन हु सोशल रोल इज टू बी सर्व्ड बाय दिस वुमन. मैं कैसे कंपेयर कर सकती हूँ उस वुमन को, उस औरत को जो कि अपने पूरे जीवन काल में केवल जिसने शॉपिंग करी है, घर की सफाई, खाना पकाना, यही सब काम किया है, उस आदमी से जिसको सोशल रोल कहता उस वुमन के द्वारा उसकी सेवा किया जाना. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्लिनिकल डायग्नोसिस इज वाई आई कैनॉट आंसर वन ऑफ द मोस्ट सीमिंगली सिंपल क्वेश्चन, आर वुमेन एट हायर रिस्क ऑफ डिमेंशिया देन मैन. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये है, इज वाई, इसकी वजह से मैं ये आंसर नहीं कर सकती कि विमेन हायर रिस्क, विमेन को मतलब औरतों को डिमेंशिया का हायर रिस्क है कि नहीं है. डिमेंशिया इज अ लॉस ऑफ मेमोरी एंड थिंकिंग दैट अफेक्ट समवन्स एबिलिटी टू फंक्शन इन एवरीडे लाइफ. डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया लॉस ऑफ मेमोरी एंड थिंकिंग दैट अफेक्ट समवन्स एबिलिटी टू फंक्शन इन एवरीडे लाइफ. डिमेंशिया में क्या होता है, हमारी जो मेमोरी है उसका लॉस होना शुरू हो जाता है, हम चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं और हमारी थिंकिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो डे टू डे लाइफ के फंक्शंस हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं. डिमेंशिया इजंट अ डिसीज इटसेल्फ, इट्स कॉज्ड बाय अदर डिसीज. डिमेंशिया खुद में एक डिसीज नहीं है, लेकिन ये दूसरी डिसीज से हो जाती है, सच एज अल्जाइमर्स, वस्कुलर डिमेंशिया, लुई बोरी डिमेंशिया, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स एंड अदर्स. ये और भी बीमारियों से लग सकती है और बीमारियों के रहते हुए डिमेंशिया बन जाती है, जैसे कि अल्जाइमर हो गया, वस्कुलर डिमेंशिया हो गया, लुई बॉडी डिमेंशिया हो गया, या फिर अल्कोहल का यूज या उसके डिसऑर्डर्स कुछ भी. डिटर हैड अ रेयर जेनेटिक कोज फॉर हर डिमेंशिया. डिटर को एक जेनेटिक कोज की वजह से डिमेंशिया हुआ था, बट फॉर मोस्ट पीपल डिमेंशिया इज नॉट स्ट्रिक्टली अ जेनेटिक डिसीज. लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए डिमेंशिया जो है जेनेटिक डिसीज नहीं है. इट्स रिलेटेड टू लाइफस्टाइल एंड फैक्टर्स दैट वी डोंट येट अंडरस्टैंड. मोस्टली लोगों के लिए जो डिमेंशिया डिसीज है जो उनको हो जाती है वो उनके लाइफस्टाइल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि आज तक हमें समझ नहीं आए. इवन मोर, वंस पीपल आर ओवर 80, वेरी हैव अ प्योर अल्जाइमर्स पैथोलॉजी. डैमेज टू ब्लड वेसल्स बिकम मोर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद कॉग्निटिव डिक्लाइन देन द बिल्डअप ऑफ एमोलॉइड प्लेक्स. जब लोग 80 से ऊपर के हो जाते हैं, वेरी फ्यू हैव प्योर अल्जाइमर्स पैथोलॉजी, बहुत कम के पास प्योर अल्जाइमर्स पैथोलॉजी होती है. Damage to blood vessels become very more strongly associated with cognitive decline. अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी कॉग्निटिव स्किल्स कम होती जाती है और उनकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो और ज़्यादा उनको डैमेज होना शुरू हो जाता है. I can diagnose diabetes based on a number on a blood test. It is binary and quantifiable. अब जो ऑथर है वो बोल रही है कि मैं डायबिटीज का अगर ट्रीटमेंट करूँ तो मैं उस बेसिस पे ट्रीटमेंट कर सकती हूँ कि ब्लड टेस्ट के बेसिस पे, क्योंकि ये बाइनरी है, या तो डायबिटीज है या नहीं है, और ये क्वांटिफाइबल भी है कि डायबिटीज कितने हायर रिस्क पे, मतलब डायबिटीज को हम मेजर कर सकते हैं. When I diagnose dementia, it's based on my subjective judgment that the person's cognition has declined to a point that they can no longer fulfill their social role. लेकिन जब मैं डिमेंशिया को डायग्नोज कर रही होती हूँ, मतलब डिमेंशिया को ठीक कर रही होती हूँ, उसको डायग्नोज कर रही होती हूँ अपने पेशेंट्स के अंदर, तो मैं सब्जेक्टिव जजमेंट लेती हूँ. उसमें बाइनरी कुछ नहीं चलता, मैं सब्जेक्टिव जजमेंट लेती हूँ कि उस पर्सन की जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, सोचने समझने की शक्ति हैं, अब वो नहीं चल रही हैं और वो अब पूरी तरह से उस रोल को फिट नहीं करता जो वो पहले करा था. जो पहले वो सोशली सबके सामने था, अब उन्हीं चीज़ों को वो नहीं कर सकता. I make this judgment based on a history from someone who knows the patient well. Cognitive testing, blood tests and brain imaging, largely to rule out other causes. ये जजमेंट मैं कब कैसे करती हूँ? मैं ये जजमेंट करती हूँ, पहली चीज, हिस्ट्री फ्रॉम समवन हु नोज द पेशेंट वेल.
पहले मैं उस पेशेंट की हिस्ट्री पता करती हूँ उस बंदे से जो कि उस पेशेंट को अच्छे से जानता हो। उसके बाद कॉग्निटिव टेस्टिंग कि उसका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी सोच समझ। ब्लड टेस्ट के बाद ब्रेन इमेजिंग, उसके दिमाग की इमेज के बाद उसको MRI वगैरह जो भी करके निकालते होंगे। लार्जली टू रूल आउट अदर कॉजेज, ताकि मैं सारे कॉजेज को इकट्ठा रख के एक सब्जेक्टिव जजमेंट पास कर सकूं। इट्स नॉट बाइनरी, इट्स नॉट कंप्लीटली क्वांटिफाइबल। अब ये जो है बाइनरी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और ये क्वांटिफाइबल भी नहीं है, हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते। दिस क्लिनिकल डायग्नोसिस मीन्स दैट इट्स पॉसिबल दैट टू डिफरेंट क्लिनिशियंस could see the same patient and come to a different conclusion about whether or not they have dementia. इस क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब है कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर दो क्लिनिशियंस अलग मतलब एक ही बंदे पर दो क्लिनिशियंस अलग अलग टाइम पर डायग्नोसिस कर रहे हो तो दोनों के कॉन्क्लूजन्स जो है वो डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि हर क्लिनिशियन जो है एक अलग रूट लेके चलेगा, उनको एक अलग हिस्ट्री पता चलेगी पेशेंट की। भले ही हिस्ट्री सेम हो लेकिन वो कंक्लूजन्स अलग अलग निकाल सकते हैं, और इसीलिए ये बता पाना कि उस पर्सन को डिमेंशिया है कि नहीं है ये बहुत मुश्किल हो जाता है और ये बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है। The only way to definitely diagnose which disease is causing the dementia is with the post-mortem examination. ये पता करने के लिए डिमेंशिया किस डिसीज की वजह से हुआ है केवल एक ही तरीका है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम करने के बाद क्लिनिकली लेट डिमेंशिया इज इजी टू आइडेंटिफाई। क्लिनिकली लेट डिमेंशिया को आइडेंटिफाई करना इजी होता है। द डिक्लाइन इन कॉग्निशन मीन्स दैट द डिसेबिलिटी इज सिग्निफिकेंट। अगर सोचने समझने की शक्ति में डिक्लाइन हो रहा है, मतलब उसमें कमी आ रही है, तो इसका मतलब है कि डिसेबिलिटी सिग्निफिकेंट, डिसेबिलिटी जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। एंड इज अकम्पनीड बाय हिस्ट्री ऑफ स्लो प्रोग्रेसिव डिक्लाइन ओवर ईयर्स। और इसी के साथ साथ वो ओवर द ईयर्स और डिक्लाइन होगी और हो भी रही थी। द अर्ली स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया आर मच सटल एंड वेराइड एंड देयर इज लेस एग्रीमेंट बिटवीन क्लिनिशियंस। जो डिमेंशिया के अर्ली स्टेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा सटल और वेराइड है और उनकी वजह से बहुत कम एग्रीमेंट होते क्लिनिशियंस के बीच में। In one study, researchers asked 4 experienced clinicians to review case notes of 40 people from their first clinical encounter through their subsequent death from a pathologically confirmed diagnosis of dementia. In one study, researchers asked 4 experienced clinicians. एक स्टडी में एक स्टडी हुई थी जिसमें चार रिसर्चर्स को एक स्टडी थी जिसमें रिसर्चर्स ने 4 क्लिनिशियंस को रिव्यू करने के लिए कहा था नोट्स को। 40 लोगों के, मतलब 40 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, उनके नोट्स को 4 क्लिनिशियंस को स्टडी करने के लिए कहा थ्रू देयर सब्सिक्वेंट डेथ फ्रॉम अ पैथोलॉजिकली कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ डिमेंशिया, जिनकी डेथ डिमेंशिया की वजह से हुई थी। द क्लिनिशियंस वर आस्क्ड टू यूज डिफाइंड क्लिनिकल क्राइटेरिया। क्लिनिशियंस को बोला गया था कि इस रिसर्च के बाद आप एक कंफर्म्ड एक स्टैंडर्ड डायग्नोसिस पैटर्न बना के दें कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस वजह से डिमेंशिया होता है और इसके क्या कॉजेज हैं, कैसे कैसे क्या होता है। फॉर अल्जाइमर्स देयर वॉज एग्रीमेंट बिटवीन द मेजॉरिटी ऑफ क्लिनिशियंस बट दिस वॉज फार फ्रॉम परफेक्ट। अल्जाइमर के लिए जो मेजॉरिटी क्लिनिशियंस की मेजॉरिटी थी वो एक चीज़ पर एग्री हो गए, बट लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं थे, वो काफ़ी बहुत मतलब परफेक्ट से काफ़ी दूर थे। फॉर पीपल विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिमेंशिया ल्यूई बॉडी डिसीज एग्रीमेंट वॉज वेरी लो। अल्जाइमर के लिए तो फिर भी मतलब जो एग्रीमेंट था वो काफ़ी क्लिनिशियंस का फिर भी एक मेजॉरिटी में था, लेकिन डिमेंशिया के लिए, लुई बॉडी डिसीज के लिए एग्रीमेंट जो था बहुत लो था, यानी कि सारे के सारे क्लिनिशियंस एक ही पॉइंट पर एग्री नहीं हो पा रहे थे। Even though there are accepted criteria for diagnosis of different types of dementia, when I take a clinical history from a patient and their loved one, a standard set of questions isn't enough. हालांकि एक accepted criteria है diagnosis का जिसके तहत हम अलग अलग तरह के डिमेंशिया को ट्रीट करते हैं, डायग्नोज करते हैं, लेकिन जब मैं एक पेशेंट की हिस्ट्री देखती हूँ और उनके जानने वालों से उनके बारे में पूछती हूँ कि उनको क्या क्या उनकी पास हिस्ट्री रही होगी, तो कोई क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड सेट नहीं है जिसको मैं फॉलो कर सकती हूँ, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सेट इनफ नहीं हो सकता। आई नीड टू लर्न अबाउट देयर लाइफ एंड हाउ दे स्पेंड देयर डेज सो आई कैन फाइंड आउट व्हाट दे नो लॉन्गर डू।
मुझे पता करना ज़रूरी है कि वो अपने लाइफ में क्या करते थे, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या सीखा, अपने दिन वो कैसे बिताते थे, और उसके बाद मुझे ये भी पता करना ज़रूरी है कि उन्होंने क्या चीज़ें करनी बंद कर दी हैं। Given the influence of biological sex on gender, this can mean asking very different questions from men and women. अब क्योंकि हर बंदा अलग अपनी लाइफ जीता है, साथ में एक जेंडर का भी रोल आ जाता है, कि एक इन्फ्लुएंस आ जाता है कि मेल किसी और सोशल रोल में फिट होता है आजकल की सोसाइटी में, पहले से होता आ रहा है, विमेन किसी और रोल में फिट होती है, तो उनके अकॉर्डिंग उनका क्वेश्चन सेट भी डिफरेंट हो जाता है। सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल सेक्स। यहाँ पे जो सेक्स की बात हो रही है वो बायोलॉजिकल सेक्स की बात हो रही है। इट इज यूजुअली डिफाइंड बाय whether an individual has two XX chromosomes or an X and a Y chromosome। अगर दो XX क्रोमोसोम से यानी कि वो लड़की है और XY क्रोमोसोम है तो यानी कि वो लड़का है, और इसी तरह से हम इंडिविजुअल को डिफाइन करते हैं सेक्स में। जेंडर इज अ कल्चरल कंसेप्ट दैट men and women have defined social roles based on these biological attributes। जेंडर क्या एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है जिसको मैन और वुमेन ने बना दिया है बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को लेकर। When an embryo has developed into a baby and is pronounced a boy or a girl, the social construct of gender takes place as they learn what the society decrees are masculine and feminine traits। जब एक एम्ब्रो एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, एक डेवलप हो जाता है बेबी के अंदर, और उसको हम एक प्रॉपर नाम देते हैं कि या तो वो लड़का है या फिर वो लड़की है, तो उसके लिए सोसाइटी के अंदर एक जेंडर कंस्ट्रक्ट हो जाता है पहले ही कि उसका सोसाइटी में क्या रोल होगा, वो मैस्कुलिन कैसे होगा और फेमिनिन कैसे होगा, उसके लिए मैस्कुलिन ट्रेट्स क्या होंगे, उसके लिए फेमिनिन ट्रेट्स क्या होंगे। फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ इट्स हार्ड टू अनपैक सेक्स एंड जेंडर, पर्टिकुलरली सिंस बायोलॉजिकल सेक्स इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद जेंडर। जन्म के टाइम से ही ये बहुत मुश्किल हो जाता है सेक्स और जेंडर को अलग कर पाना, क्योंकि जेंडर हमने सेक्स के बेसिस पे बना दिया है। जेंडर हमने क्या किया, मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट्स में डिवाइड कर दिया है कि अगर ये बंदा लड़की है तो इसके अंदर ये फेमिनिन ट्रेट्स होने जरूरी हैं, अगर ये बंदा लड़का है तो इसके अंदर ये वाले ट्रेट्स होने जरूरी हैं। While gender identify exists along a spectrum, for this article I'll be treating it as a binary because for the life course of many older adults this was the only socially accepted option. While gender identity exists along a spectrum, gender identity जो है एक स्पेक्ट्रम की तरह है, मतलब हर बंदे हम पर्टिकुलरली केवल दो जेंडर नहीं है, अब काफी जेंडर्स मान सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल के लिए उसने एक बाइनरी फिक्स को लिया है, या तो जेंडर फीमेल है या फिर मेल है, ठीक है। सम पीपल हैव आर्ग्यूड दैट women आर एट हायर रिस्क ऑफ डिमेंशिया बिकॉज ऑन एवरेज men हैव लार्जर ब्रेन्स देन women। कुछ लोग ये बोलते हैं कि women जो औरतें हैं उनको ज़्यादा डिमेंशिया डिसीज होने का डर है, उनको ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि मैन के जो ब्रेन्स हैं वो women के ब्रेन से ज़्यादा बड़े होते हैं। But this crude argument rapidly falls down because men are not more intelligent than women। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है ये वहीं पे गिर जाता है, ये वहीं पे बेकार हो जाता है जब हमें पता चलता है कि men जो हैं women से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। While men do have bigger brains on average and accounting for body size, women have a thicker cerebral cortex, the outer layer of the brain responsible for interpreting sensation as well as higher cognitive abilities। जबकि मैन का जो ब्रेन है वो बड़ा है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बॉडी साइज को और ब्रेन के साइज को एवरेज रख के बात करें तो वुमेन का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो ज्यादा थिकर है। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, ये आउटर लेयर होती है ब्रेन की जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इंटरप्रेटिंग सेंसेशंस को इंटरप्रेट करने के लिए, एज वेल एज हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज और हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए भी। दीज डिफरेंसेस आर सटल and it's impossible to look at an MRI of a brain and determine whether it's from a man or a woman। ये जो डिफरेंसेस हैं बहुत सटल हैं और हम किसी भी MRI को देख के ये पता नहीं कर सकते कि वो ब्रेन, जिस ब्रेन का MRI है वो एक मैन का है कि वुमेन का है। Though there are no differences in intellectual capacity for so many of my patients from childhood onwards, their social role has been defined by gender, from educational opportunities to work, childbearing and the authority within their own household। Though there are no differences in intellectual capacity, जहां तक अब जो ऑथर है वो बोल रही है कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में मैन और वुमेन के अंदर डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जैसे ही चाइल्डहुड के बाद ही मतलब बचपन में ही
जेंडर डिफाइन हो जाता है, उसकी वजह से जो उनका लाइफ स्टाइल है वो डिफरेंट हो जाता है. देयर सोशल रोल्स हैज बीन डिफाइंड बाय जेंडर. उनके सोशल रोल्स जो हैं वो जेंडर की वजह से डिफाइन हो जाते हैं. उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की उनको एजुकेशन कितनी मिलेगी, उनका काम और उनका चाइल्ड बेयरिंग मतलब कि उनके बच्चे वगैरह का जो भी उनका लाइफ साइकिल होगा, एंड द अथॉरिटी विद इन देयर ऑन हाउस होल्ड, और उनके खुद के घर में उनकी अथॉरिटी क्या थी. These things and many more all influence the development of dementia and the way that dementia is diagnosed. इन सब ये जो सारी चीज़ें कि उनकी एजुकेशन कैसी रही, उनका वर्क कैसा रहा, उनके घर में उनकी क्या अथॉरिटी रही, क्या उनका रोल रहा, ये सब जो है बहुत इफेक्ट करती हैं डिमेंशिया के डेवलपमेंट को, और इस बात को भी कि डिमेंशिया को डायग्नोज कैसे करना है. One seemingly simple question we don't know the answer to is how many people are actually living with dementia and how many are women. एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जिसका आंसर अब तक हमारे पास नहीं है, वो ये है कि एक्चुअल में कितने लोग हैं जो कि जिनको डिमेंशिया है, और उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो कि विमेन है. बिकॉज अराउंड 50% ऑफ पीपल हैविंग विद डिमेंशिया आर अनडायग्नोज्ड. क्योंकि 50% अराउंड 50% लोग ऐसे हैं जिनका डिमेंशिया अनडायग्नोज चला जाता है, वो इलाज ही नहीं हो पाता उन लोगों का. ऑल वी हैव आर एस्टिमेट्स. हम लोगों के पास केवल एस्टिमेट्स हैं, केवल अंदाजा है, हम कुछ इस बारे में फर्मली नहीं कह सकते. A study published in 2013 based on other longitudinal studies estimated that there are 4.7 million people aged over 65 living with dementia in the United States, and others have estimated that 2/3 of these are women. 2013 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया था कि 4.7 मिलियन पीपल हैं जो कि 65 की एज से ऊपर हैं जिनको डिमेंशिया है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं. एंड अदर्स हैव एस्टिमेटेड दैट 2/3 ऑफ दीज आर विमेन. और ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि इनमें से 2/3 जो हैं वो विमेन है. दिस नंबर वॉज कैलकुलेटेड बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द प्रोस्पेक्टिव शिकागो हेल्थ एंड एजिंग प्रोजेक्ट चैप. ये जो हमारा नंबर है ये कैलकुलेट कहाँ से किया गया, प्रोस्पेक्टिव शिकागो हेल्थ एजिंग प्रोजेक्ट के द्वारा, वेयर अ कोहॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 4,000 पीपल हैड रिपीटेड कॉग्निटिव असेसमेंट्स टू द यूएस पॉपुलेशन. ठीक है. द एस्टिमेट दैट 2/3 of people with dementia are women was made despite the original cohort in Chicago having no difference in rates of dementia diagnosis between men and women. ये जो 2/3 पीपल हैं डिमेंशिया के साथ ये विमेन है, ये एस्टिमेट तब लगाया गया था जबकि ओरिजिनल कोहॉर्ट इन शिकागो हैव नो डिफरेंस इन रेट्स ऑफ डिमेंशिया. जबकि शिकागो के अंदर उस टाइम जितने भी लोग डायग्नोसिस जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था डिमेंशिया का, उनमें कोई डिफरेंस नहीं था, जितने मेन थे उतने ही विमेन थी. दिस इज इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड इफ वी लुक एट हिस्टोरिकल कोहॉर्ट्स. ओल्डर स्टडीज ऑफ जेंडर एंड प्रिवेलेंस आइडेंटिफाई डिमेंशिया एज बीइंग मोर कॉमन इन विमेन. That is even more complicated if we look at historical cohorts. अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखें तो और ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि ओल्डर स्टडीज़ में क्या बताया जाता है कि डिमेंशिया इज मोर कॉमन इन विमेन, ऐसा बोला जाता है. In a meta-analysis published in 1999, women over 85 had a far higher risk of being diagnosed with dementia than men. 1999 में एक मेटा एनालिसिस की स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया है कि जो वुमेन 85 की एज से ऊपर हैं वो हायर रिस्क पे हैं डिमेंशिया के डायग्नोसिस के लिए एज कंपेयर टू मैन. विद इन दीज मेटा एनालिसिस देयर वर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज. इन द यूएस देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन द सेक्सेस, बट वुमेन इन यूरोप एंड एशिया वर एट हायर रिस्क. ये जब स्टडी हुई थी इसके अंदर भी एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस था अलग अलग कंट्रीज के बीच में. जस्ट एज यूएस के अंदर ये जो डिफरेंस था ये काफी कम था, मतलब ऑलमोस्ट नो डिफरेंस था, जबकि यूरोप और एशिया के अंदर ये डिफरेंस जो था बहुत हाई था. द स्टडीज यूज अ वैरायटी ऑफ मेथोडोलॉजीज टू आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क ऑफ डिमेंशिया, इंक्लूडिंग अ स्क्रीनिंग टेस्ट कॉल्ड द मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन MMSE, which is heavily influenced by educational level. जो स्टडीज हैं जो कि इन मेथोडोलॉजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है कि डिमेंशिया कितने लोगों को है कितने को नहीं है, उसमें क्या होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसका नाम होता है हमारा मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन MMSE, जो कि हैविली इन्फ्लुएंस बाय एजुकेशन लेवल है, क्योंकि उसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें एजुकेशन का कुछ रोल होता होगा जिसकी वजह से वो एजुकेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है.
Since women have traditionally had lower level of education and the study didn't adjust for this, were these women more likely to have dementia or were they just bad at the test? अब क्योंकि पुराने टाइम पे क्या होता था कि लेडीज को पढ़ाया नहीं जाता था, विमेन को ज्यादा एजुकेशन दी नहीं जाती थी, इसकी वजह से जो है वो टेस्ट में अफेक्ट करता था क्योंकि टेस्ट एजुकेशनल लेवल पे होता था। अब क्या इस बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि ज्यादा लोगों को, ज्यादा विमेन्स को डिमेंशिया हो गया या फिर वो टेस्ट करने में बेकार है क्योंकि उनका एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं था? While dementia is not a normal part of aging, the biggest risk of getting dementia is simply getting older. And since worldwide women have a longer life expectancy than men, ranging from 10 extra years in Russia to half a year in Bhutan, more women reach their 80s and 90s when dementia risk rises. While dementia is not a normal part of aging, एजिंग का पार्ट नहीं है डिमेंशिया, कि ऐसा नहीं है कि एज के साथ साथ डिमेंशिया बढ़ जाता है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क क्या है फॉर गेटिंग डिमेंशिया इज सिंपली गेटिंग ओल्डर। एंड सिंस डिमेंशिया का सबसे बड़ा रिस्क क्या है, अगर हम ओल्ड होते जा रहे हैं, मतलब अगर हमारी एज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और उसके साथ हमें डिमेंशिया हो जाए, यानी कि एज के साथ साथ वैसे भी हमारी कॉग्निटिव स्किल्स धीमी पड़ जाती हैं, उसके साथ अगर हमें डिमेंशिया हो जाए तो ये बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क है। सिंस वर्ल्ड वाइड वुमेन हैव अ लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन मैन, और वर्ल्ड वाइड ये प्रूव्ड है कि जो वुमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मैन से ज्यादा है, यानी कि वुमेन मैन से ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रहती हैं। रेंजिंग फ्रॉम 10 एक्स्ट्रा ईयर्स इन रशिया के अंदर 10 साल तक का डिफरेंस आ सकता है कि वुमेन मैन के कंपैरिजन में 10 साल एक्स्ट्रा जीती हैं, टू हाफ अ ईयर इन भूटान, जबकि भूटान में ये जो डिफरेंस है ये बहुत कम हो जाता है, केवल हाफ अ ईयर यानी कि 6 मंथ के अराउंड। मोर वुमेन रीच देयर 80s एंड 90s व्हेन डिमेंशिया रिस्क राइजेस। मोस्टली वुमेन जो अपनी 80s और 90s में होती है, जब उनका अंदर का जो डिमेंशिया का रिस्क है वो बढ़ जाता है, यानी कि उनको डिमेंशिया होने का खतरा जब बढ़ जाता है, वो उस समय अपनी 80s या 90s की एज में होती हैं। Women do have certain biological advantages that explain this improved life expectancy. Women के पास कुछ biological advantages हैं जिसकी वजह से उनकी जो ये life expectancy है ये improve हुई है, और इसका रीजन सामने आता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास रीजन है। Since the X chromosome contains many genes that are evolved in immunity, women are more resistant to infections than men. क्योंकि जो X chromosomes होता है वो बहुत सारे genes contains many genes that are involved in immunity. जो X chromosome होता है उसके अंदर बहुत सारे genes होते हैं जो कि immunity के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो इसलिए women जो होती हैं बहुत resistance होते हैं infections के लिए as compared to men. The downside to this is that women are more likely to develop autoimmune disease. The downside to this, यानी कि जो ये एक्स क्रोमोसोम वाली बात अभी हुई है कि वुमेन जो है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है मेन से। इसका एक डाउनसाइड ये है कि वो ऑटो इम्यून डिसीज को डेवलप कर सकती हैं, उनके अंदर ऑटो इम्यून डिसीज डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। Women tend to live longer but with more chronic disease and higher level of disability in older age. Women जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक जीती हैं with more chronic disease, बहुत ही chronic disease यानी कि बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाली डिसीज के साथ, and higher level of disability in older age. और अपनी जीवन के मतलब जब older age चल रही होती है उनके अंदर डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो अपना काम बिल्कुल भी खुद से नहीं कर पाती। As though better able to survive physical challenges, and this is also true of dementia. और ऐसा ही डिमेंशिया के साथ भी होता है कि वुमेन को जो है वो डिमेंशिया, क्योंकि ऑटोइम्यून है डिमेंशिया कोई इलाज नहीं है, तो वो उनको होना शुरू हो जाता है। सिंस द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फॉर मैन इन द यूके एंड ऑस्ट्रेलिया इज ischemic heart disease, perhaps men are also dying too soon to be diagnosed with dementia. यूके और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पाया गया है कि जो लीडिंग कॉज है मैन की डेथ का, मतलब मैन की सबसे ज़्यादा डेथ का लीडिंग कॉज क्या था कि उनको एक हार्ट डिजीज थी जिसकी वजह से वो उनकी डेथ हो रही थी। इसका मतलब है कि इससे पहले कि वो डिमेंशिया से डायग्नोज होते, इससे पहले कि डिमेंशिया का पता चलता है या उसका इलाज होता है उन लोगों का, उससे पहले वो मर चुके थे। इन अ स्टडी ऑफ पीपल हु अटेंडेड अ मेमोरी क्लिनिक फॉर डिमेंशिया डायग्नोसिस एंड देन डोनेटेड देयर ब्रेन्स इन डेथ, men had a lower level of pathology and a shorter time to death after diagnosis.
एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग मेमोरी क्लिनिक में मतलब डिमेंशिया का डायग्नोसिस ले रहे थे, जिन्होंने अपना ब्रेन डेथ के बाद डोनेट किया है, उसमें देखा गया है कि जो लोग डिमेंशिया का डायग्नोसिस ले रहे थे वो ज़्यादा टाइम तक जी नहीं पाते। मतलब वो डायग्नोसिस के कुछ टाइम ही बाद उनकी डेथ हो जा रही थी। It's not clear from this study whether men died of dementia or not, but if fewer men live to older age and men survive fewer years after with dementia, that goes a long way to explaining why most people living with dementia are women. इस स्टडी से ये तो क्लियर नहीं होता कि उन लोगों की जो वो मैन थे उन लोगों की मौत इस वजह से हुई, डिमेंशिया की वजह से कि नहीं, बट इससे ये पता चलता है कि ज़्यादातर मैन जो है ऑल्डर एज तक रहे ही नहीं, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। और क्योंकि वो इतने कम ईयर तक रहे डिमेंशिया के साथ, इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द जो डिमेंशिया से पीड़ित हैं वो वुमेन पाई जाती हैं, क्योंकि मैन तो जल्दी मर गए थे डिमेंशिया के। तो जो मोस्ट ऑफ द कैटेगरी मेजोरिटी जो बनती है वो वुमेन की बनती है। द सेक्स हार्मोन्स ऑल्सो हैव अ रोल इन ब्रेन हेल्थ विद एस्ट्रोजन हैविंग अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ब्रेन फंक्शन। तो सेक्स हार्मोन्स हैं वो भी ब्रेन हेल्थ पे बहुत इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन है वो एक ब्रेन फंक्शन पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। एस्ट्रोजन हेल्प्स वुमेन प्रिपेयर फॉर मदरहुड। एस्ट्रोजन जो है वुमेन को प्रिपेयर करता है मदरहुड के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन्स ब्रेन बिकम मोर प्लास्टिक एंड मोर एबल टू लर्न, रेडी फॉर द चैलेंजेस ऑफ पेरेंटिंग और न्यूबॉर्न। प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन के जो ब्रेन्स है वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडिफाइबल हो जाते हैं, वो चीज़ों को जल्दी सीखने लगते हैं और वो एक न्यूबॉर्न को पालने के लिए, उनके चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। Many women in their midlife experience brain fog. Many women in midlife experience brain fog or functional cognitive disorder, especially trouble with concentration and memory. Mostly women जो कि मिड एज में होती है, अपनी मिड लाइफ में, वो उनका ब्रेन फॉग बोलते हैं जब हमें प्रॉपरली चीज़ें याद रहना बंद हो जाती हैं, सोचने समझने की शक्ति हमारी थोड़ी कम हो जाती है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते और हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते। तो वुमेन जो है मिड लाइफ में ये एक्सपीरियंस करती हैं, मोस्टली वुमेन। सम वुमेन डू एक्सपीरियंस अ डिक्लाइन इन मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेनोपॉज। कुछ वुमेन्स क्या होता है कि जब उनका मेनोपॉज का टाइम आ रहा होता है तब वो मेमोरी के अंदर डिक्लाइन महसूस करते हैं। कुछ वुमेन्स के साथ होता है, कुछ के साथ होता है कि मिड लाइफ में हो रहा है, कुछ के साथ ये कंडीशन आती है मेनोपॉज के टाइम पे कि उनका याद रखने की जो उनकी कैपेसिटी थी वो कम हो रही है और जिस स्पीड से प्रोसेस करती थी अपने मतलब माइंड में चीज़ों को, वो कम हो रहा है। But these changes revolve once the hormonal changes have resolve. लेकिन ये जितने भी चेंजेस हैं ये रिजॉल्व हो जाते हैं जैसे ही उनके हार्मोन्स जो है सेटल हो जाते हैं। It's also a risky assumption to attribute brain fog to hormones alone. ये जो ब्रेन फॉग वाला एट्रीब्यूट है इसको हॉर्मोन्स के साथ रिलेट करना एक रिस्क एजम्पशन है, क्योंकि खाली इसके बेसिस पे हम इसको रिलेट नहीं कर सकते। मेनोपॉज कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट स्लीप which impacts cognitive function and is also a risky time for the onset of depression. मेनोपॉज जो है स्लीप पे भी बहुत बुरा इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से कॉग्निटिव फंक्शन धीमे पड़ सकते हैं और ये डिप्रेशन के लिए एक स्टार्टिंग हो सकती है। So many women who experience this brain fog are terrified that this is the state of dementia, but there is no evidence that it's a start of an inexorable decline. और इसीलिए जो बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारी विमेन हैं, उनको लगता है कि ब्रेन फॉग की वजह से डर के उनको लगता है कि उनकी डिमेंशिया की जो स्टेज है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये कोई एविडेंस नहीं है इस बात का कि उनको डिमेंशिया हुआ है कि नहीं हुआ है। देयर इज़ नो एविडेंस दैट इट्स अ स्टार्ट ऑफ एन इनएक्सोरेबल डिक्लाइन, क्योंकि डिमेंशिया क्यों है कभी डायग्नोज नहीं हो सकता, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, ख़त्म कभी नहीं कर सकते, यानी कि नेवर एंडिंग डिक्लाइन। This also brings up one of the most challenging aspects of studying dementia. To understand a disease that takes decades to develop, we need decades-long research studies, and these are expensive and difficult to do. अब इसी के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है जो कि डिमेंशिया को स्टडी करने में आता है। वो क्या है कि ये जो डिसीज़ है ये इसको डेवलप होने में सालों लग जाते हैं। ये नहीं कि 1-2 साल में डेवलप हो गई, इसको 10 साल 20 साल कितने भी साल लग सकते हैं। अब क्योंकि इस डिसीज़ को इतने साल लग रहे हैं डेवलप होने के लिए, तो इसको समझने के लिए भी हमें उतने ही साल चाहिए, इतनी ही डिकेड लॉन्ग रिसर्च स्टडीज चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है करने के लिए।
To understand whether the fog of menopause is truly a risk of dementia, we need studies that run for 4 to 5 decades and include men and women. ये पता करने के लिए कि मेनोपॉज का जो ब्रेन फॉग है, मेनोपॉज के टाइम पे जो ब्रेन फॉग होता है उसकी वजह से डिमेंशिया होता है कि नहीं होता है, हमें एटलीस्ट 4 या 5 डिकेड्स की स्टडी चाहिए जिसमें कि मेन और वुमेन दोनों के ऊपर स्टडी होनी जरूरी है. While we don't have evidence to link brain fog to dementia, we do know that an early dip in estrogen from ovarectomy, that is removal of the ovaries, is a risk factor for the development of dementia as in earlier onset of menopause. एक तरफ हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ब्रेन फॉग की वजह से डिमेंशिया होता है कि नहीं होता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अर्ली डिप इन एस्ट्रोजन फ्रॉम ऑफरेक्टोमी किसको बोलते हैं, जब हम ओवरीज को रिमूव करवाते हैं किसी भी चीज़ की वजह से फॉर इनफर्टिलिटी, फॉर देयर मैनी रीजंस. जब ये होता है उस टाइम पे ऑस्ट्रोजन जो है उसका वो उसमें फ्लक्चुएट होता है उसके लेवल में, और वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है एज इज एन अर्ली ऑनसेट ऑफ मोनोपोज. और यही जो है एक अर्ली ऑनसेट भी होता है मोनोपोज के लिए. दिस माइट और माइट नॉट बी प्योरली the effect of the estrogen on the brain, because when women lose protective effects of estrogen on cardiovascular health, this can also impact the health of the blood vessels in the brain. लेकिन इसमें भी हम प्योरली एस्ट्रोजन का इफेक्ट नहीं मान सकते ब्रेन के ऊपर, क्योंकि जब एस्ट्रोजन के प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स खत्म होने लगते हैं कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के ऊपर, उसी के साथ साथ वो ब्रेन के ब्लड वेसल्स के ऊपर भी उनका इफेक्ट कम होने लगता है और नहीं भी होता. तो इसके लिए हम प्रॉपरली एस्ट्रोजन को भी इसके लिए लिंक नहीं कर सकते. One common misconception about dementia is that it's purely forgetting. एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो है डिमेंशिया के साथ वो ये है कि इट्स प्योरली फॉरगेटिंग, इसमें सब कुछ हम भूल जाते हैं. द डिक्लाइन इन कॉग्निटिव फंक्शन कैन इम्पैक्ट एनी डोमेन. जो इसका कॉग्निटिव फंक्शन का डिक्लाइन है डिमेंशिया के अंदर, वो किसी भी डोमेन में हो सकता है. लाइक एन आर्ट हिस्ट्रियन आई सो हु हैड डैमेज टू द ऑक्यूपिटल लोब ऑफ द ब्रेन which interprets the visual information and so could no longer identify paintings. अब ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने एक आर्ट हिस्ट्रियन को देखा जिनके ऑक्यूपिटल लोब में जो कि ब्रेन के अंदर है उसके अंदर कुछ डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से वो विजुअल इंफॉर्मेशन यानी कि जो देख के समझ पाने वाली जो सामने देखने वाली इंफॉर्मेशन होती है उसको उसमें दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी जो पेंटिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे. अब ये हर बंदे के हिसाब से अलग अलग है क्योंकि ये हमें नहीं पता कि किस बंदे को क्या चीज़ हो सकती है. सम गेट मार्क्ड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट अर्ली, स्टिल एबल टू फॉलो वेल नोन प्रोसेसेस बट नॉट एबल टू फाइंड द वर्ड्स टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल. कुछ लोगों के साथ क्या होता है, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट हो जाता है कि उनको नॉर्मली तो वो बोल पाते हैं सब कुछ, उनको पता होता है क्या बोलना है, लेकिन कुछ वर्ड्स में, कुछ नेम में, कुछ प्लेसेस में वो कंफ्यूज रहता है कि इनका वर्ड क्या था, इनको बोलने के लिए क्या वर्ड यूज हुआ करता था. Other people can become apathetic, able to perform well on simple memory tests, but with no drive at all to undertake personal care. कुछ लोगों में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो उनकी मेमोरी वगैरह सब कुछ ठीक चलती रहती है, लेकिन वो अपनी पर्सनल केयर नहीं कर पाते. उनके अंदर से वो ड्राइव खत्म हो जाता है कि उनको खुद की भी केयर करनी है. Some develop personality change, becoming labil and easily irritated. कुछ लोगों के अंदर क्या होता है, पर्सनैलिटी चेंज रहती है उनके अंदर पर्सनैलिटी में चेंज आने शुरू हो जाते हैं, वो उनको इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है लोगों से, और उनकी पर्सनैलिटी बहुत जल्दी इजीली चेंज होनी शुरू हो जाती है. द इनिशियल फॉरगेटिंग ऑफ डिमेंशिया यूजुअली मैनिफेस्ट फर्स्ट एज एन इनएबिलिटी टू रिमेंबर न्यू इन्फॉर्मेशन. डिमेंशिया के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि हमारी इनएबिलिटी हो जाती है कि हम नई इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर नहीं कर पाते. पुरानी तो अभी छोड़ दीजिए बात, अभी हम नई की बात करें कि नई इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम रिटेन नहीं कर पाते. दिस काइंड ऑफ amnestic forgetting means that the new information is instantly gone, but the memories of a lifetime are usually retained early in the disease. इस तरह के amnestic में क्या होता है कि हम जो नई इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रिटेन ही नहीं कर पाते, वो आई और गई एकदम से, लेकिन जो हमारी लाइफ टाइम मेमोरीज हैं वो यूजुअली रह जाती हैं कुछ टाइम तक के लिए. अपनी जो डिसीज जो डिमेंशिया है इसकी अर्ली स्टेज में वो ऑल टाइम जो लाइफ टाइम मेमोरीज है वो रहती हैं, वो उस टाइम तक रिटेन रहती हैं. Men are more likely to present with atypical symptoms, less forgetting and more behavioral disturbances and apathy.
जो मैन है उनके साथ ये भूलने वाली बीमारी ज़्यादा नहीं है, उनके साथ क्या है कि उनका बिहेवियरल डिस्टर्बेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है. The term atypical, particularly when it refers to differences between genders, is problematic because it defines one group as a norm. अब जो वर्ड है atypical, इसका एक बार मीनिंग देखते हैं क्या होता है. अटिपिकल का मीनिंग होता है नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टाइप, ग्रुप और क्लास. ये एक न्यू वर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे. The term atypical, particularly when it refers to differentiate between genders, is problematic because it defines one group as a norm. अब क्या होता है कि हम डिमेंशिया को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि हर मैन और वुमेन के बीच में अलग अलग तरीके से हो सकता है बेस्ड ऑन जेंडर्स. Women are less likely to be diagnosed with heart disease because the symptoms are less likely to be fit in the defined norm of chest pain. अब सपोज कीजिए जो विमेन है उनको हार्ट डिसीज के जो सिम्टम्स है काफ़ी अलग होते हैं, क्योंकि उनको वुमेन जो है हार्ट डिसीज के लिए डायग्नोज ही नहीं हो पाती, क्योंकि उनके सिम्टम्स इतने अलग होते हैं कि वो नॉर्मल जो डिफाइंड नॉर्म्स है उनमें फिट ही नहीं हो पाते. जैसे चेस्ट पेन, वुमेन को लगता है चेस्ट पेन हो सकता है किसी और रीजन से हो रहा है उनको. If men are less likely to have forgetting as an early symptoms, perhaps they are just not getting diagnosed with the dementia they have. अब इसमें क्या होता है, जैसे कि विमेन्स के अंदर उनको डायग्नोज नहीं हो पाती क्योंकि उनका जो सिम्टम है चेस्ट पेन वाला वो एक प्रॉपर नॉर्म नहीं है जिसकी वजह से पता चले कि उनको हार्ट डिसीज है कि नहीं है. इसी तरह मैन का मतलब अर्ली स्टेज में डिमेंशिया की चीज़ों को ना भूलना, क्योंकि मैन चीज़ों को नहीं भूलते, उनके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है. ये इस बात का सिम्टम नहीं है कि उनको वो डिमेंशिया के लिए डायग्नोज किया जा सकता है कि नहीं. One risk factor that's more common in women than men is depression, but this risk factor is also a mimic. एक और रिस्क फैक्टर है जो कि बहुत कॉमन है मैन और वुमेन के बीच में, इस जो कि है डिप्रेशन. बट दिस रिस्क फैक्टर इज ऑल्सो मिमिक, ये भी लेकिन एक मिमिक है. People who are depressed can have slowed cognitive processing, lack of initiation and interest and poorer memory. जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनकी जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है. वो किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने में झिझकते हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट की कमी हो जाती है और उनकी मेमोरी जो है वो पुअर हो जाती है, मतलब याद रखने की क्षमता जो है उनकी कम हो जाती है, स्पेशली फॉर द न्यू थिंग्स. ऑल कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया, जो कि सारे सिम्टम्स जो हैं ये बहुत डिमेंशिया के हैं जो कि डिप्रेस्ड लोगों में ज़्यादा हो जाते हैं. When someone comes to see me because they are worried about their memory, it can be incredibly difficult to work out whether it's a mood disorder or the beginnings of dementia, and sometimes only time and treatment will tell. जब लोग मेरे पास आते हैं अपना मुझसे मतलब अपना इलाज कराने के लिए कि वो अपनी याददाश्त के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, किस बात के लिए. अब डॉक्टर बता रही है कि जो ये ऑथर है ये बोल रही है कि मैं ये समझ नहीं पाती कि उनको ये डिसऑर्डर किस वजह से हो रहा है, ये एक्चुअली डिमेंशिया है या फिर उनका मूड डिसऑर्डर है या उनको मतलब डिप्रेशन टाइप का कुछ है जिसकी वजह से उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है. और ये टाइम के साथ ही पता चलता है और ट्रीटमेंट के साथ ही पता चल सकता है, इसको पता करने में भी बहुत टाइम चला जाता है. पीपल विद डिप्रेशन कैन ऑल्सो हैव श्रिंकेज इन हिपोकैम्पस, अ क्रिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी. So treating depression in midlife might be a key strategy for reducing rates of dementia. जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनके हिपोकैम्पस में श्रिंकेज होनी शुरू हो जाती है जो कि क्रिटिकल स्ट्रक्चर है मेमोरी का. तो जब हम डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं उसके बीच में ही अगर हम उसको ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं तो डिमेंशिया को हम बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं. To diagnose dementia, the most important information is taking a history from someone who knows the patient well to get the story of a slow, progressive decline in cognition. Also asking about what the person likes to do and whether they have lost certain skills and abilities. अब डिमेंशिया को डायग्नोस करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसमें ऑथर ने बताया कि हमें एक चीज़ का ध्यान क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन निकालनी होती है उसकी हिस्ट्री की, कि वो बंदा कैसे पहले रहा करता था,
और उसमें कैसे कैसे डिक्लाइन आना शुरू हुआ उसकी सोच समझने की शक्ति में, उसने क्या क्या स्किल्स अपनी खो दी, क्या क्या एबिलिटीज उसके अंदर अब नहीं रही. Many people with dementia forget that they are forgetting or lose insight into their decline. So without a concerned advocate, they go undiagnosed. मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है कि डिमेंशिया के साथ वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एबिलिटीज खो चुके हैं वो लोग, क्या क्या उनके अंदर चेंजेस आ चुके हैं, और इसकी वजह से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनडायग्नोज चली जाती हैं. I once saw a man who scored 3 out of 30 on his cognitive screening test, with a wife and a daughter who initially denied that there were any problems with his memory. मैंने एक आदमी को देखा जिनका 30 में से केवल 3 मार्क्स आए, 3 स्कोर उन्होंने किया एक कॉग्निटिव स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, जबकि उनकी वाइफ और उनकी बेटी इनिशियली डिनाई कर रहे थे, मना कर रहे थे कि उनकी ब्रेन को कोई, उनकी मेमोरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. This man spent his days walking his dog around his local streets, or perhaps the dog was walking him. ये जो आदमी जिसकी ऑथर बात कर रही है, ये अपने कुत्ते को घुमाने के लिए डेली लोकल स्ट्रीट्स पे ले जाया करते थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका कुत्ता उनको लेके जाता है, कुत्ते को सारे पाथ्स याद हो और मैन केवल उनके पीछे पीछे वो चलता हो. हिज वाइफ डिड एवरीथिंग एल्स फॉर हिम. और इसके अलावा जितने भी काम थे उस मैन के डेली वर्क में, वो सारे उसके वाइफ किया करती थी. हिज रोल इन द फैमिली वाज टू बी सर्व बाय विमेन. उस आदमी का रोल क्या था उस फैमिली के अंदर कि वो अपनी सेवा कर रहा है उस वुमेन के थ्रू, अपने वाइफ के थ्रू. सो द फैमिली हैड सिंपली कंटिन्यू टू सर्व हिम. और इसकी वजह से क्या हुआ कि क्योंकि उनके फैमिली में एक ट्रेट चलता आ रहा था, एक नॉर्म चलता आ रहा था, इसकी वजह से फैमिली जो है अपने आप को एडजस्ट करती रही, कंटिन्यू करती रही उनको सर्व करते हुए. I see whole families who have rearranged their lives around a man with advanced dementia. अब ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी बहुत सारी फैमिलीज देखी हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को रीअरेंज कर दिया है एक आदमी के लिए जिसको कि एडवांस डिमेंशिया है, ensuring that he is constantly supported, helping him wash and eat without ever seeking a formal diagnosis. अब ऑथर ऐसी बात कर रहे हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में ऐसे भी आदमी देखे हैं जिनको हायर लेवल का डिमेंशिया था, एडवांस लेवल का डिमेंशिया था, लेकिन उनकी फैमिली ने, क्योंकि फैमिली का काम क्या था कि उस मैन को सर्व करना, उनकी फैमिली ने खुद को ऐसे रीअरेंज कर लिया, उनको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहे, उनके खाने में, कपड़े धोने में, या जो भी उनकी नॉर्मल चीज़ होती थी उनको हेल्प इतना करते रहे, और इसके साथ उनका काम चलता रहा, और उन्होंने किसी भी फॉर्मल डायग्नोसिस को लेने की सोची ही नहीं कभी भी. Perhaps it's my own bias that I remember more men than women where this has happened. अब ऑथर कह रही है कि शायद उनकी खुद की एक क्या बोलते हैं बायस है, बायस मतलब झुकाव है इस चीज़ को लेके कि उन्होंने आज तक ऐसे मैन ज़्यादा देखे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, ना कि विमेन ऐसे देखे हैं. मोस्टली क्योंकि मेल सेंटर्ड फैमिली होती थी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती थी, और अभी भी ऐसे ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. तो ऐसे टाइम पे उन्होंने केवल मैन ही देखे हैं ज़्यादातर जिनके साथ ऐसा हुआ है. I say women, often those married their entire adult life, who will deny, even when it seems so obvious to me, that their husbands has dementia. अब ऑथर कह रही है कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे विमेन देखी हैं जो कि अपनी पूरी एडल्ट लाइफ में जिनकी शादी हुई, जो कि मना कर रही हैं कि उनके हस्बैंड को डिमेंशिया नहीं है, जबकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि उनके हस्बैंड को डिमेंशिया है मेरे अकॉर्डिंग. आई वंडर इफ एडमिटिंग कॉग्निटिव फ्रेलिटी undermines his masculinity in a way that's unfathomable after a lifetime structured around the idea that man is the leader of the house. अब ऑथर को लगता है कि ऑथर कहना चाह रही है कि मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि हम लोगों को अभी भी लगता है कि अगर उनकी कॉग्निटिव स्किल्स कम हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वो लीडर ऑफ द हाउस, क्योंकि वो मैन क्या है, हाउस का लीडर है, मतलब जिस घर में वो रह रहा है उसका मुखिया है वो. तो उनको लगता है कि शायद उनकी वो पोस्ट में डिक्लाइन आ जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, इसके वजह से वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते कि उनकी कॉग्निटिव स्किल्स में कमी आ रही है. सिंस डायग्नोसिस ऑफ डिमेंशिया डिपेंड्स सो मच ऑन सब्जेक्टिव ओपिनियन sometimes of a multidisciplinary group, how can individual clinicians ensure that we are not bringing our own bias to the consulting room? अब क्योंकि डायग्नोसिस, जो डिमेंशिया का डायग्नोसिस है वो इतने सारे सब्जेक्टिव ओपिनियंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपने खुद की जो बायस है, खुद का जो झुकाव है वो कंसल्टिंग रूम में लाएं या ना लाएं. When I diagnose someone with dementia, I am predicting an
इनएक्सॉरेबल लॉस ऑफ दैट पर्सन्स एबिलिटी। जब मैं किसी बंदे का इलाज कर रही होती हूँ, ऑथर कह रहे हैं, जब मैं किसी बंदे को डिमेंशिया के लिए ट्रीट कर रही होती हूँ तो मैं ये मान के चलती हूँ कि उसका जो लॉस है, उसकी जो एबिलिटीज का लॉस है वो अनएंडिंग है, नेवर एंडिंग लॉस है। आई एम टेलिंग देम दैट देयर मेमोरी विल बिकम फिटफुल एंड फॉल्टी, first losing the ability to retain new information, then gradually losing their own biography and knowledge of their identity. Late in the disease, they will lose the ability to walk, then to chew food and swallow. मैं उनको ये पहले ही बता देती हूँ, कि उनकी मेमोरी जो है बहुत फिटफुल होने वाली है, फॉल्टी होने वाली है। पहले वो न्यू इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वो अपनी इस एबिलिटी को खो देंगे। फिर धीरे धीरे वो अपने खुद को पहचानने में असमर्थ हो जाएंगे, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को लॉस कर देंगे, अपने खुद को भूल जाएंगे कि वो खुद कौन है। लेट इन द डिसीज दे विल लॉस द एबिलिटी टू वॉक। काफ़ी टाइम बाद जब डिसीज का काफ़ी एडवांस रूप आ जाएगा, वो चलना भूल जाएंगे, खाना भूल जाएंगे, खाने को निगलना भूल जाएंगे। आई मस्ट टेल देम दैट देयर इज नो ट्रीटमेंट दैट विल स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ दिस टर्मिनल न्यूरोलॉजिकल डिसीज। और ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है उन लोगों को कि इस डिसीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो कि इसके प्रोग्रेशन को रोक सके, जो कि इसके बढ़ाव को रोक सके। द एंड स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया आर अनडिनाएबल। डिमेंशिया के जो एंड स्टेजेस हैं, यानी कि आखिरी स्टेजेस है, वो अनडिनाएबल है, उनको हम उनको नहीं रोक सकते हम लोग। बट द मोमेंट व्हेन समवन ट्रांजिशंस फ्रॉम नॉट डिसीज टू डिसीज, फ्रॉम बीइंग नॉर्मल टू हैविंग द लेबल ऑफ अ डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज isn't a clear inflection. Often it's only a hindsight that it becomes obvious just how long the disease has been developing. The partner of one man I diagnosed told me that in hindsight the decline began 8 years earlier when he stopped making art. अब ऑथर क्या बोल रहे हैं कि हम ये पता नहीं कर सकते कि कब डिसीज उस बंदे को हुई, फ्रॉम नॉट डिसीज टू डिसीज, कि कब उस बंदे को वो डिसीज लग गई, कब वो नॉर्मल से उसके अंदर वो एक डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज उसको मिल गई, क्योंकि क्लियरली हमें पता ही नहीं चलता ये चीज़। ऑफन इट्स ओनली अ हिंडसाइट। हिंडसाइट का मतलब होता है जो कि हमें हो जाने के बाद पता चलती है। यानी कि डिमेंशिया ऐसी डिसीज है जो कि हमें एकदम से नहीं पता चलती कि ये डिसीज होने वाली है कि नहीं होने वाली। उन्होंने इसका एग्जाम्पल भी दिया कि उन्होंने एक मैन का ट्रीटमेंट किया था जिनके बारे में उनको पता चला कि उनको ये डिसीज 8 साल पहले ही हो चुकी थी जब उन्होंने आर्ट बनानी बंद कर दी थी। मतलब तब से उनको डिसीज थी, लेकिन उनको पता इतना 8 साल बाद चला है कि उनको डिमेंशिया था। When the moment of inflection and diagnosis is influenced by the lifetime of experience, how do we standardize people in a drug trial, especially when gender is involved? अब ऑथर बोल रही है कि डायग्नोसिस ऐसा इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इतना ज़्यादा इन्फ्लेक्शन इसके अंदर है, तो हम कैसे कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना दें उन लोगों के लिए जब जहाँ पे जेंडर भी इन्वॉल्व है, उन लोगों के लिए क्या एक स्टैंडर्डाइज ड्रग बना दें जिससे उन्हें ट्रीट किया जा सके। आई यूज द कंसेप्ट ऑफ जेंडर एज अ बाइनरी कंस्ट्रक्ट, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट। ऑथर कह रही है कि उन्होंने जो जेंडर का कंसेप्ट है वो एक बाइनरी कंस्ट्रक्ट की तरह यूज किया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। टू पीपल हु आइडेंटिफाई एज वुमेन कैन हैव वास्टली डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जेंडर कंस्ट्रक्ट ही खाली एक कंस्ट्रक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको एक बाइनरी फॉर्म में लिया था। अब वो बोल रहे हैं कि खाली ऐसा भी नहीं है, क्योंकि टू पीपल हु आइडेंटिफाई एज वुमेन कैन हैव वास्टली डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस। दो वुमेन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है उनके लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर। My own grandmother grew up in Australia in a very middle class family, finished school, completed education and held a professional job outside the home. ऑथर कह रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हुई एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। उसके बाद उन्होंने अपनी स्कूल कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, फिर एक प्रोफेशनल जॉब करी घर से बाहर रहकर। I see other women her age who were born overseas in property. उन्हीं की तरह की उन्होंने उन्हीं की एज की कुछ और विमेन का उन्होंने जब पता किया तो पता चला कि जो कि ओवरसीज मतलब दूसरी कंट्रीज में हुई थी, बहुत ही पॉवर्टी के अंदर, मतलब बहुत ही गरीबी के अंदर, हु हैड 3 years ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, जिनको मुश्किल से 3 साल की फॉर्मल एजुकेशन मिली, इंटरप्टेड बाय वॉर, और बीच में उन्होंने अपनी लाइफ में वॉर भी देखा। वुमेन हु माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया एंड वर्कड इन फैक्ट्रीज, और वो वुमेन जो कि ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट करके आई थी, ऑस्ट्रेलिया में मतलब बाद में आई थी माइग्रेट करने के बाद, और फैक्ट्रीज में जो काम कर रही थी विद अदर्स हु स्पोक देयर फर्स्ट लैंग्वेजेस,
विद अदर्स हु स्पोक देयर फर्स्ट लैंग्वेज। और वो ऐसी फैक्ट्रीज में काम कर रही थी जो कि लोग अपने फर्स्ट लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, नेवर हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंग्लिश, और कभी इंग्लिश नहीं सीख पाई। वुमेन हु हैव हैड अ लाइफ एक्सपीरियंस दैट आई कांट इवन इमेजिन। और ऐसे भी बहुत सारी वुमेन रही जो जिनका लाइफ एक्सपीरियंस मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। When I speak to patients through an interpreter, I feel as though we are speaking through a haze. ऑथर कह रही है कि जब मैं पेशेंट्स को ऐसे मिलती हूँ कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनका जो लैंग्वेज है वो मुझसे डिफरेंट है। अब बीच में एक इंटरप्रेटर चाहिए होता है उनको एक्सप्रेस करने के लिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ कमी है। हेज मतलब होता है कि वो धुंधला है, मतलब उनको प्रॉपरली उसका इंसाइट नहीं मिल पाता कि एक्चुअली वो बंदा क्या कहना चाह रहा है, इंटरप्रेटर के थ्रू भी। अब इंटरप्रेटर के थ्रू भी जब उनको नहीं मिल पा रहा है तो जो वुमेन जिनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही अलग रहा है, क्योंकि हर बंदे का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, तो उसके बारे में कैसे एक डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट क्रिएट कर सकती हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग डिमेंशिया एज अ लाइफ कॉज डिसीज मेक्स इट इवन हार्डर टू अप्लाई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पास्ट रिसर्च टू द फ्यूचर। और क्योंकि डिमेंशिया एक लाइफ कॉज डिसीज है, यानी कि इसमें पास्ट की इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है, उसी के बेसिस पे हम फ्यूचर को डिफाइन कर सकते हैं कि फ्यूचर में इसका क्या रहा होगा। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। विमेन्स एजुकेशन लेवल्स आर चेंजिंग विद मोर देन एवर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अब आजकल क्या हो रहा है, विमेन के जो एजुकेशन लेवल्स हैं पहले के टाइम से अब बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। पहले ज़्यादा विमेन जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रही हैं। सो कैन वी रियली अप्लाई नॉलेज गेन फ्रॉम पीपल इन द 80s एंड 90s नाउ टू पीपल करेंटली देन 20s एंड 30s। अब क्या ये जो नॉलेज हमने 80s जो विमेन अपनी 80s या 90s में है उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो ब्रेन की स्टडी है, क्या हम उन लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं जो कि अपनी करंटली 20s या 30s की एज में है? बिल्कुल नहीं कर सकते। कैन वी कॉन्फिडेंटली कोट स्टडीज फ्रॉम 30 years ago that found higher rates of dementia in women when those women had less educational opportunity and most likely worked within the home? ये 30 साल पुरानी स्टडी जो है, जबकि हम बोल रहे थे कि विमेन के अंदर डिमेंशिया का रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई है, क्या उन लोगों पर जिन विमेन के पास एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी और जिन्होंने अपने केवल घर में ही काम किया है, उनकी स्टडी को हम आगे पास ऑन कर सकते हैं? एट अ सर्टेन लेवल एवरी डिसीज इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट। एक सर्टेन लेवल पे हर डिसीज जो है आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। We categorize bodily functions to normal and not normal as if there is a chasm between the two states instead of a steady slope connecting between them. With some of my patients, hallucinations of deceased loved one is a sign of illness. For others, it's a culturally appropriate. अब क्योंकि हर बंदे के लिए नॉर्मल और नॉट नॉर्मल चीज़ें अलग अलग हैं, इसमें कल्चरल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। इसके लिए ऑथर एग्जाम्पल देती हैं हेलुसिनेशन का, कि उनको हेलुसिनेशन हुआ कि उनके जो लव्ड वंस है जिनकी डेथ हो चुकी है वो उनको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें कुछ कल्चर में लोग मानते हैं कि ये नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है, और वो इस चीज़ को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ कल्चर में इसको अप्रोप्रिएट मानते हैं कि इसको ये ठीक है, ऐसा होता रहता है और ये कल्चरल वाइज अच्छा है। इवन द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज अ डिफाइंड कट ऑफ फ्रॉम अ ब्लड टेस्ट इज आर्बिट्रेरी। The person with a fasting blood sugar of 7.1 is not so different from the person with a blood sugar of 6.9, but one has the label of disease and other doesn't. Even diabetes के अंदर भी, मतलब ये तो डिमेंशिया की बात हुई कि उनका लाइफ टाइम कैसे चला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डायबिटीज के अंदर भी जिस बंदे की ब्लड शुगर 7.1 है वो 6.9 वाले बंदे से जिसकी ब्लड शुगर 6.9 उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन बट वन हैज द लेबल ऑफ डिसीज एंड अदर डजंट। लेकिन एक के पास, क्योंकि एक ही पॉइंट बढ़ने पे उसका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो एक डायबिटिक फॉर्म में आ जाता है, उस पर डायबिटीज डिफाइन हो जाती है और एक बंदे की नहीं हो पाती। लाइक Alois Alzheimer, I record symptoms, conduct tests and assign the label of disease. Alois Alzheimer की तरह मैं भी सिम्टम्स को रिकॉर्ड करती हूँ, टेस्ट करती हूँ और उनको एक लेबल देती हूँ हर डिसीज के अकॉर्डिंग। फॉर अ पेशेंट विद डिमेंशिया आई कैन असाइन दिस लेवल बेस्ड ओनली ऑन माई सब्जेक्टिव ओपिनियन and only after finding out more about a trajectory of a decline from someone who knows the patient well. लेकिन जब एक डिमेंशिया का पेशेंट में डील कर रही होती हूँ तो मैं उसको एक तभी लेबल दे सकती हूँ अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन के बेसिस पे, ये पता करने के बाद कि उसकी डिक्लाइनेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या ट्रजेक्टरी रही, और ये सब मैं कब कर सकती हूँ, जब मैं उस पेशेंट को अच्छे से जानूँ, उसके किसी जानने वाले से उसके बारे में सब कुछ जान लूँ।
Both their impression and mind merge to determine whether someone can no longer fulfill their role. अब जो उनके जानने वाले पेशेंट के उनके पर्सपेक्टिव से कि उनकी जो नॉलेज है पास्ट हिस्ट्री उनकी क्या रही होगी उस पेशेंट की, उस पेशेंट के पर्सपेक्टिव से और मेरे पर्सपेक्टिव से सबको मर्ज करके मैं एक स्टडी निकालती हूँ जिसके बेसिस में बताती हूँ कि ये बंदा अब इस काबिल है कि नहीं है कि वो अपने रोल्स को और ज़्यादा फुलफिल कर पाए, मतलब अपने करंट स्टेट में इम्प्रूव कर पाएगा या फिर उसकी इम्प्रूव और ज़्यादा डिक्लाइन होने में चली जाएगी. While clinicians do not try to account for education, lifetime occupations, family circumstances, culture and gender, our adjustments are imperfect. जबकि जो क्लिनिशियंस हैं वो एजुकेशन, लाइफ टाइम ऑक्यूपेशन, फैमिली, इन सब चीज़ों को अकाउंट में रखते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, कल्चर को भी, जेंडर को भी, एडजस्टमेंट्स को भी. लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो कि इम्परफेक्ट होती है, जिसकी वजह से जो हमारा डायग्नोसिस है वो डिफर कर जाता है. It seems like a simple question to answer. Whether women are at a higher risk of dementia than men. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आंसर करने के लिए कि women जो है उनको हायर रिस्क ऑफ डिमेंशिया है कि नहीं है मैन के कंपैरिजन में, बट आई कैनॉट, लेकिन इसका आंसर मैं नहीं दे सकती. ऑथर ऐसा कह रही हैं कि वो इसका आंसर नहीं दे सकती. वी नीड लॉन्गर ड्यूरेशन स्टडीज दैट एक्टिवली अकाउंट फॉर जेंडर, लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड एज. हमें और ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन की स्टडीज चाहिए ताकि हम पता कर सकें कि जेंडर के बेसिस पे, लाइफ एक्सपीरियंस के और एज के बेसिस पे क्या डिफरेंस चल रहा है. वी ऑल्सो नीड टू वैलिडेट बायोमार्कर्स टू हेल्प स्टैंडर्डाइज डायग्नोसिस. हमें बायोमार्कर्स यानी कि बायोमार्कर्स क्या होते हैं, हमारे बायो पैरामीटर्स जिनकी बेसिस पे हम स्टैंडर्डाइज करते हैं किसी भी डायग्नोसिस को, हमें उनके लिए भी, पूरे वैलिडेशन के लिए भी ये सब चाहिए ताकि उनको स्टैंडर्डाइज किया जा सके कि किसी बंदे का डायग्नोसिस किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, किसी बंदे का किसी और डायरेक्शन में. Maybe then there will be a time when I can give my patient both a diagnosis and a cure. और उन ऑथर कह रही है कि शायद तभी ऐसा होगा कि मैं अपने जो पेशेंट्स हैं उनको डायग्नोसिस के साथ साथ एक इलाज भी दे पाऊंगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि तभी उनको पता चल पाएगा कि डिमेंशिया हो किस वजह से रहा हो, किस एज में हो रहा है, उनको होते ही कैसे पता चलेगा. ये सब जब स्टडीज हो जाएंगे उसके बाद ही उसका इलाज वो सही से कर पाएंगे. ओके, नाउ इट्स फिनिश.